हेलो दोस्तों, मैं बीजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों आपके एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक ना, देख रहे हैं आपकी कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एकदम वैसे ही क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों वन लाइनर में। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए उम्मीद मानिए दोस्तों क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, ठीक ना। तो भारत और विश्व के इतिहास से भी लाया हूँ, साइंस से भी लाया हूँ, ठीक ना, इसी वीडियो में, और पॉलिटी से भी लाया हूँ, ठीक है ना। जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे ही एकदम यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है कि नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी क्यों है, जिसका भी आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है ज़रूर देखिए वीडियो को, एकदम आपको हेल्प मिलेगा दोस्तों, आप फंसेंगे एकदम क्वेश्चन यहीं से। तो देखते हैं दोस्तों, पहले देते हैं कि भारत और विश्व के इतिहास से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए अगर पूछेगा दोस्तों कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो इतिहास को इंग्लिश में एच कहते हैं, तो एच से हेरोडोटस याद रख लीजिएगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, किस प्रसिद्ध थी दोस्तों, तो सुनियोजित शहर नियोजित, यानी सिंधु सभ्यता कैसी थी दोस्तों, तो ये शहरी थी, ठीक ना। अगला ये पूछेगा दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था, तो बताइएगा कि कृषि था, याद रखिएगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखना है। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था दोस्तों, तो जौ और गेहूँ था, ठीक। अगला है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी और पश्चिमी पूरा स्थल है, तो पूर्वी में दोस्तों आलमगीरपुर है, मेरठ में पड़ता है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी में है दोस्तों सुतकागेंडोर बलूचिस्तान, ठीक है ना, सुतकागेंडोर बलूचिस्तान। अगर उत्तरी दक्षिणी पूछे दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी और दक्षिणी पूरा स्थल कौन है, तो उत्तरी में पड़ता है दोस्तों जम्मू कश्मीर पड़ेगा, ये तो आसान है, जम्मू कश्मीर, ठीक ना, जम्मू कश्मीर का अखनूर, ठीक। और दायमाबाद पड़ेगा दोस्तों दक्षिण में, तो 10 से दक्षिण या 10 से दायमाबाद पड़ेगा, अहमदनगर महाराष्ट्र में, ठीक ना। अगला देखिए दोस्तों, अगर ये पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चार्ल्स मैसन ने दी थी दोस्तों 1862 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में, ठीक ना। चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे, जॉन मार्शल थे, ठीक ना। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में पुरातात्विक खुदाई कौन प्रभारी थे, तो ये जॉन मार्शल थे। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी दोस्तों, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी, ठीक ना। मिस्र के राजा कहलाते थे, तो फराओ कहलाते थे, फराओ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी किसमें, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। स्वास्तिक चिन्ह देन है, तो सिंधु सभ्यता की देन है, स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है, तो सिंधु सभ्यता की देन है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था, आग जलाना सबसे पहले सीखा था आदि मानव ने। आग का आविष्कार दोस्तों पूरा पाषाण काल में हुआ था, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक ना। सबसे पहले पालतू बनाया गया था, तो कुत्ते को दोस्तों सबसे पहले पालतू बनाया गया था, महत्वपूर्ण है ये दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, तो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता स्थित है, तो हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, तो लोथल, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था, तो लोथल था। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, यानी किससे परिचित नहीं थे दोस्तों, तो ये लोहा से परिचित नहीं थे, ठीक ना। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन प्रयुक्त रंग, तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन में किस रंग का प्रयोग किया था, लाल रंग का। सभी मोस्ट बता रहा हूँ दोस्तों, एकदम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अगला है दोस्तों कि चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो लोथल और रंगपुर से मिले हैं, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल और रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल, तो 2500 से 1750 याद रखिएगा, ठीक ना, ज़्यादातर यही ऑप्शन में दिया रहता है। मोहनजोदड़ो स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी दोस्तों, तो याद रखिएगा राखालाल दास बनर्जी ने, ठीक ना। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से ही मिली है। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक ना, एकदम आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, ये दोस्तों सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में से प्राप्त प्रमुख स्मारक है, तो मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त है दोस्तों, प्रमुख स्मारक, तो बृहत स्नानागार, अभी सबसे बड़ा स्नानागार मिला है, ठीक ना, मोहनजोदड़ो से ही मिला है। मेसोपोटामिया यानी आधुनिक नाम क्या है, इराक है, तो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है, महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है, तो दोनों नदियों के बीच की भूमि को दोस्तों मेसोपोटामिया कहते हैं, ठीक ना, इसका अर्थ होता है। हड़प्पा की खुदाई हुई थी,
तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में। तो हड़प्पा की खुदाई किसने की थी दोस्तों? तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? तो 1921 में। सिंधु सभ्यता के लोगों ने पूजा की, तो मातृ देवी की पूजा की थी, ठीक है ना। एकदम देख कर जाइए दोस्तों, उम्मीद मानिए एकदम एग्जाम में फंसेगा। अगला है दोस्तों कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराणों की संख्या है। रचना गुप्त काल में हुई थी। तो पुराणों की रचना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में हुई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे प्राचीन पुराण पूछे तो मत्स्य पुराण बताइएगा। पुराणों के रचयिता कौन थे दोस्तों? तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा थे। लोमहर्ष और उग्रश्रवा थे पुराणों के रचयिता। वेदों और वेदांगों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वेदों की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या 6 है, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। उपनिषद की संख्या दोस्तों 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। प्रमाणिक 13 है, यानी उसमें 13 महत्वपूर्ण है। पुराणों के अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे दोस्तों? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अलबरूनी था, ठीक है, अलबरूनी था पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। उपनिषद विषय वस्तु है तो दर्शन का। उपनिषद किसका विषय वस्तु है दोस्तों? तो दर्शन का है। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है तो कर्मकांड से। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? कर्मकांड से। सबसे प्राचीन वेद कौन है दोस्तों? तो ऋग्वेद है, जो कि सूक्त, इसमें ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। गद्य और पद्य वाला वेद कौन है? तो यजुर्वेद है, ठीक ना। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है तो यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद से है, ठीक ना। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद हैं तो अथर्ववेद से। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद से। भारतीय संगीत का जनक दोस्तों सामवेद को कहा जाता है, ठीक ना, सामवेद को। गायत्री मंत्र लिया गया दोस्तों तो ऋग्वेद से लिया गया गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र हैं, ठीक ना। गायत्री मंत्र समर्पित है दोस्तों सावित्री। सावित्री के लिए समर्पित है। सूर्य देवता, सावित्री सूर्य देवता के लिए समर्पित है। गोत्र शब्द मिलता है, कहाँ मिलता है? तो अर्थवेद में मिलता है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे, ठीक ना। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दोस्तों अलवार संतों ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों ने किया था, ठीक है। आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। तो आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? तो सिंधु है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन है? तो सिंधु है, ठीक ना। सिंधु का सरस्वती है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र है। इंद्र मतलब पुरंदर। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन है? तो 10वां सबसे बाद में निर्मित मंडल है। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन है? तो 9वां मंडल। तो सोम को समर्पित मंडल 9वां और बाद में निर्मित मंडल 10वां। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो एग्जाम में कई बार पूछा है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक ना। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? तो मनु है। तो प्राचीन हिंदू विधि मतलब कानून, हिंदू कानून का लेखक कौन है दोस्तों? तो ये मनु है, ठीक ना। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है तो मनुस्मृति है। मनुस्मृति से सबसे प्राचीन है। पुस्तक मिताक्षरा का लेखक कौन है? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विज्ञानेश्वर है मिताक्षरा का लेखक। महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो जय संहिता नाम है। महाभारत यानी रचना वेदव्यास। महाभारत की रचना किसने किया? तो वेदव्यास ने किया। तो महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक है दोस्तों तो रजमनामा है, महत्वपूर्ण है, रजमनामा है। आर्यों का भारत आगमन दोस्तों तो 1500 ईसा पर पहले हुआ था। 1500 ईसा पूर्व आर्यों का आगमन हुआ था। आर्य सबसे पहले बसे थे तो पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में बसे थे सबसे पहले। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा कैसी थी? तो संस्कृत थी, ठीक ना। आर्य लोग भारत आए थे दोस्तों तो मध्य एशिया से भारत आए थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक ना। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? तो शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे, ठीक ना। अब बुद्ध जन्म थे तो बुद्ध के बारे में देखें दोस्तों तो लुम्बिनी में जन्म लिए थे, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? तो कुशीनगर में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। सभी रिवीजन होगा दोस्तों कम समय में। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? तो महापरिनिर्वाण कहते हैं। अब बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे दोस्तों? तो अलार कलाम थे, ठीक ना। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है, ठीक ना। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने उपदेश दिया था दोस्तों तो पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस में दिया था? तो श्रावस्ती भाषा में। कल आपको रिवीजन करना है दोस्तों, रिवीजन करके चले जाना है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो बुद्ध है, धम्म है और संघ है। बौद्ध धर्म
ग्रहण करने वाला प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? तो गौतमी थी। गौतम प्रथम महिला थी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली। प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, राजगिरी में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था दोस्तों? तो ये कुंडलवन में हुआ था, कश्मीर में, कनिष्क के समय हुआ था। ये चौथी वाला याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। बौद्ध संगीति के आयोजन का स्थल क्रम तो सबसे पहले राजगिरी में हुआ था, वैशाली में हुआ था, पाटलिपुत्र में, उसके बाद कश्मीर में, ठीक ना। बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित है तो जातक। जातक दोस्तों बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित है। और अजंता की गुफाएं किस ग्रंथ का चित्रण है दोस्तों? अजंता की गुफाओं में तो जातक। जातक यानी बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है दोस्तों, तो इसका चित्रण है, ठीक ना, अजंता की गुफाओं में। बौद्ध ग्रंथ का प्रमुख ग्रंथ कौन है दोस्तों? तो पिटक है। बौद्ध ग्रंथ का प्रमुख ग्रंथ कौन है बौद्ध धर्म का? तो पिटक है, महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है दोस्तों तो चैत्य मंडल। चैत्य मंडल दोस्तों बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है दोस्तों? तो बुद्ध चरित्र के लेखक अशोक घोष है। बुद्ध चरित्र के लेखक अशोक घोष है, ठीक है। और आजीवक पंथ के प्रवर्तक तो मक्खली गोसाल थे। आजीवक पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो मक्खली गोसाल थे। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 622 ईसा पूर्व में हुई थी। सिखवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो 1500 सिखवाद के प्रवर्तन दोस्तों 1500 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी 16वीं सदी में हुआ था, ठीक ना। देख लेते हैं दोस्तों सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का, तो इस्लाम के यहाँ पर देख लेते हैं। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईसा पूर्व में हुआ था, मक्का में हुआ था, ठीक है। जैन धर्म थोड़ा सा रह गया है हिस्ट्री वाला पोर्शन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन थे? 24वें, तो ये महावीर स्वामी थे। जैन धर्म की जीवनी का लेख कल्पसूत्र में है। जीवनी का लेख किस में? कल्पसूत्र में। महावीर जन्मे थे तो वैशाली में जन्मे थे, 540 ईसा पूर्व में जन्मे थे, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। महावीर की मृत्यु दोस्तों कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी 468 ईसा पूर्व में। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो क्षत्रिय में हुए थे। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली उनका दामाद था। महावीर और बुद्ध ने उपदेश दिया था तो मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था, महत्वपूर्ण है। जैन धर्म के त्रिरत्न है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन है दोस्तों? तो श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या था? तो मोक्ष प्राप्ति करना था, ठीक है। अगला देख लेते हैं। प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में हुई थी दोस्तों, पाटलिपुत्र में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म सब याद रख सकते हैं तो जैन धर्म याद रख लीजिएगा, 322 ईसा पूर्व में। दूसरी जैन सभा दोस्तों कब हुई थी? तो 512 ईस्वी में हुई थी। वल्लभी यानी देववर्धी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। तो ये रहा दोस्तों आपका हिस्ट्री का पोर्शन। अब देख लेते हैं सामान्य विज्ञान साइंस के, जो कि आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो उसको भी देख लेते हैं साइंस के, ठीक ना। देखिए जीव विज्ञान का पिता पूछेगा दोस्तों तो अरस्तु बताइएगा। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु, बायोलॉजी का। जंतु विज्ञान का पिता पूछेगा दोस्तों तो अरस्तु ही बताइएगा। जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने। जैव विकास को किसने समझाया था? तो लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक पूछेगा तो हिपोक्रेटस बताइएगा, हिपोक्रेटस, ठीक ना। वनस्पति विज्ञान का जनक पूछेगा दोस्तों तो थियोफ्रेस्टस बताइएगा, महत्वपूर्ण है वनस्पति बॉटनी का, थियोफ्रेस्टस। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक पूछेगा दोस्तों तो लेवाइजियर बताइएगा। देख रहे हैं ना क्वेश्चन एकदम आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। अगला दोस्तों कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 है, बताइएगा। मनुष्य का हृदय धड़कता है तो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। स्वास्थ्य मनुष्य की श्वसन दर कितनी है? तो ये तो 16 से 18 बार होती है। तो देखिए दोस्तों श्वसन दर है और ये धड़कने की बात कर रहा है, दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक ना। सांस लेने के बारे में पूछेगा तो 16 से 18 बार मारिएगा, ये नहीं कि 72 बार प्रति मिनट मार दीजिएगा। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम, करीब 1300 से 1400 ग्राम ऑप्शन में रहेगा, ठीक ना। शरीर का सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर हड्डी होती है जांघ में। शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो स्टेपिस होती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी दोस्तों जबड़े की हड्डी होती है। और शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल होता है, एनामिल सबसे कठोर तत्व होता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो केलोलॉजी कहलाता है, सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। शरीर के ताप का नियंत्रण दोस्तों तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। ताप का नियंत्रण कौन करेगा? हाइपोथैलेमस, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक ना। थैलेमस पर मत मार दीजिएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मनुष्य में
पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो 206 है। शरीर में हड्डियों की संख्या 206। मांसपेशियों की कुल संख्या तो 639 लगभग, ठीक है। सबसे बड़ा भाग कौन है? तो दोस्तों प्रमस्तिष्क होता है। सबसे बड़ा भाग कौन होता है? प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम होता है, ठीक ना, बुद्धि से संबंधित होता है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन है? दोस्तों तो कार्बन है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता था, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता था। अगला दोस्तों कि रसायन विज्ञान का जनक पूछेगा कि रसायन विज्ञान का पिता तो लेवाजियर, ठीक ना। गैसों के विसरण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों तो ग्राहम ने किया था। तो गैसों के विसरण का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्राहम ने किया, ठीक ना। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन जॉन केपलर ने किया था। तो ग्रहों की गति जॉन केपलर। E बराबर mc² का समीकरण किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था, ठीक ना। जड़त्व के द्रव्यमान की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादक किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम ड्रॉट कर जाना है आपको। प्राकृतिक वर्ल्ड सिद्धांत के प्रतिपादक दोस्तों डार्विन। प्राकृतिक वर्ल्ड पूछेगा, जब प्राकृतिक नाम लगाएगा तो डार्विन, चार्ल्स डार्विन याद रखिएगा। अगला दोस्तों उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। नेचुरल यहाँ भी प्राकृतिक आ गया ना, तो प्राकृतिक मतलब चार्ल्स डार्विन, याद रखिएगा। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक तो चार्ल्स डार्विन ही होगा, ठीक है। अनुवांशिक के जन्मदाता था ग्रेगर जॉन मेंडल, याद रखिएगा। मोटर पर खोज किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था दोस्तों? तो मटर के पौधे का चयन किया था, मटर के पौधे का। आनुवांशिकता के पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? आनुवांशिकता के पिता को आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है। तो ये W वाटसन ने कहा। आनुवांशिकता के विज्ञान को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी कहा जाता था। ये आनुवांशिकी शब्द किसने दिया था दोस्तों? तो ये W वाटसन ने दिया था। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206। तो ये हम लोगों ने देख लिया हड्डियों की संख्या वाला। अगला है दोस्तों कि आनुवांशिकी परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग दोस्तों जोहानसन ने किया था, ठीक ना। जीन अवस्थित होते हैं तो गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं, स्थित होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बीडल और टेटम ने किया था, बीडल और टेटम। देख कर जाइए दोस्तों, हेल्प जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले तत्व कौन है दोस्तों? लोहा। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है तो प्रोटीन का यौगिक है। अगला दोस्तों कि खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग में दोस्तों खून का थक्का नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है तो हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण दोस्तों शरीर में रक्त नहीं जमता है, ठीक ना। देखिए दोस्तों 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक में इतने कम समय में 3 टॉपिक रिवीजन हो रहा है, बहुत कम समय लग रहा है, ठीक ना। आपको कम से कम 25 मिनट लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं कहलाएगा। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादक होता है दोस्तों तो किडनी से होता है। महत्वपूर्ण याद रखिएगा, यकृत लीवर से होता है, किडनी नहीं। रक्त के थक्का जमने में सहायक कौन होता है? तो प्लेटलेट्स होता है। तो थक्का जमने में सहायक प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है दोस्तों तो प्लीहा में होती है। प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के होता है। और रुधिर का तरल भाग क्या होता है दोस्तों? तो प्लाज्मा होता है। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55%, ठीक है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा ही कहलाती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है दोस्तों? तो लोहा है। और खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है, ठीक है। प्लीहा को स्प्लीन। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। महत्वपूर्ण है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। महत्वपूर्ण याद रखिएगा। रक्त समूह होते हैं तो AB और ABO होते हैं, ठीक ना। AB और ABO होते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। महत्वपूर्ण है। सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? तो O होता है। O- याद रखिएगा, O-। सर्वग्राही कौन होता है? तो AB होता है। तो AB पॉजिटिव याद रखिएगा, AB पॉजिटिव। ये अब आपके एग्जाम में पूछने लगा है, ठीक ना। रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना होता है? तो 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। और लाल रक्त कण का निर्माण होता है दोस्तों तो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक ना। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। श्वेत रक्त का जीवन काल दोस्तों 1 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त
को कहा जाता है दोस्तों तो ल्यूकोसाइड कहा जाता है। लाल रक्त को दोस्तों एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, ठीक ना। RH फैक्टर किससे संबंधित है दोस्तों? रक्त से संबंधित है RH फैक्टर। RH फैक्टर की खोज किसने की थी दोस्तों? तो कार्ल स्टीनर और वीनर ने किया था, ठीक ना। और रक्तचाप नियंत्रित होता है दोस्तों तो एड्रिनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। रक्त को शुद्ध करता है तवरिक यानी किडनी दोस्तों रक्त को शुद्ध करती है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। और रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर है। तो रक्त दाब को कौन मापता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर मापता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तत्व का अध्ययन किया था? किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने दोस्तों सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तत्व का खोज किया था। यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों पॉलिटी आपके एग्जाम में दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए पॉलिटी देख कर जाइए, संविधान एकदम आपके एग्जाम में फंसेगा, बस ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखते हैं दोस्तों कि संविधान सभा का गठन किया गया था तो कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय तो 2 साल 11 माह 18 दिन लगा। पाकिस्तान के लिए पृथक निर्वाचन सभा गठित की गई थी तो 26 जुलाई 1947 को गठित की गई थी। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित किया गया था 26 जुलाई 1947। डेट याद रखिएगा। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य कितने रह गए थे? तो 299 रह गए थे। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थी तो 542 रियासतें थी। महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है दोस्तों? तो एकात्मक और संघात्मक है। भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक और संघात्मक है। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था दोस्तों? तो हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, ठीक ना। संविधान सभा के प्रथम बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को 46 की अध्यक्षता में सचिदानंद सिन्हा ने किया था। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग लिया था? तो सचिदानंद सिन्हा ने किया था दोस्तों। इसकी अध्यक्षता ये याद रखिएगा, इसको अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था, ठीक ना। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आ गए सचिदानंद सिन्हा। तो आपके एग्जाम में अस्थायी नहीं देगा, अंतरिम कहेगा कि अंतरिम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो सचिदानंद सिन्हा मार दीजिएगा आंसर। भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने संवैधानिक सलाहकार थे तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? तो VN राव थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे तो 11 दिसंबर 1946 यानी दूसरी बैठक में चुने गए थे। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था तो VN राव द्वारा तैयार किया गया था। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। कब गठित किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो प्रथम कानून मंत्री दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे, ठीक ना। झंडा को जे कहेंगे तो जे से JB कृपलानी याद रखिएगा। BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 को याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 को, ठीक ना। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की कुंजी दोस्तों कहा गया है तो प्रस्तावना को कहा गया है संविधान की कुंजी। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द। संविधान के प्रारूप का पर बहस हुई थी दोस्तों 114 दिन बहस हुई थी प्रारूप समिति पर। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, ठीक ना। भारतीय संविधान को संपूर्ण संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संपूर्ण संविधान। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है दोस्तों तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को दोस्तों भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा गया तो वीयर ने कहा दोस्तों अर्धसंघीय संविधान, ठीक ना। मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी है? तो मूल संविधान में पूछ रहा है कि कितनी थी मूल संविधान में। तो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे, ठीक ना। तो 12 अनुसूचियाँ हो गया, 22 भाग ही हो गए हैं तो 22 भाग में 1-2 हो गया तो 25 भाग याद रखिएगा, ठीक ना। 395 अनुच्छेद मतलब 395 से अधिक यानी 400 के करीब में हो गए, ठीक ना। 400 से भी अधिक। वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? तो 444 से भी अधिक है, ठीक ना। वही कर रहे हैं। वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी है दोस्तों? तो 12 अनुसूचियाँ हो गई है
8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है, तब 22 भाषाएं हैं, ठीक ना। तो ये रह गए दोस्तों पॉलिटी के तीनों सब्जेक्ट से मैंने बताया दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन जरूर फंसेंगे यहाँ से एग्जाम में, एकदम फंसेंगे। जरूर इसको रिवीजन मार के जाइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।